बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में की गई सफल कार्रवाई से भारतीय नौसेना की छाती गर्व और सम्मान के पुरस्कारों से भर गई थी। इस बीच भारत के पश्चिमी तट पर एक और ड्रामा खुल रहा था। पाकिस्तानी पनडुब्बी हंगोर धैर्यपूर्वक सही लक्ष्य पर वार करने का इंतजार कर रही थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही वो बंबई तट के काफी पास पहुंच चुकी थी। हंगोर को 3 दिसंबर से पहले बंबई बंदरगाह से निकलते भारतीय युद्धपोतों पर हमला करने के कई मौके मिले थे, पर वो असली लड़ाई शुरू होने से पहले दुश्मन से उलझने में डर रहा था। इसके अलावा उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि विरोधी हमला होने पर खुद को सुरक्षित कैसे निकालना है। इसीलिए वो इत्मीनान से इंतजार कर रहा था। वो अच्छी तरह जान गया था कि बंदरगाह से निकलते घुसते भारतीय जहाज उसे हमले का मौका जरूर देंगे। इस बीच स्थानीय मछुआरों ने भी अरब सागर में सौराष्ट्र तट के सामने हंगोर की गतिविधियों की सूचना दी। पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैंक ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पास उस समय बंदरगाह में 2 जहाज थे, INS कृपान और INS खुकड़ी। दोनों मध्य आकार के युद्धपोते थे जो शिकार करने और मारने की कार्रवाई करने में सक्षम थे, पर खुकड़ी ध्वनि संबंधी समस्याओं के कारण शिकार की कार्रवाई में बहुत ज्यादा नियंत्रित नहीं था और पानी के नीचे लक्ष्यों को आंकड़ों की सप्लाई के लिए अपने साथी जहाज कृपान पर अत्यधिक निर्भर था। पनडुब्बी विरोधी हवाई सहायता की अनुपलब्ध उनकी कार्रवाई में और बाधा पहुंचाती थी और दोनों जहाजों को पनडुब्बी हमले के बड़े खतरे में डाल देती थी। हंगोर के पास पानी में कार्रवाई करने का भी लाभ था, जहां पनडुब्बी विरोधी कार्रवाई के लिए बहुत कम सहायता मिल पाती थी। अरब सागर अपने तापमान संबंधी उतार चढ़ावों के लिए जाना जाता था। इसके सामान्य ध्वनि संचार इस तरह बनाया जाता है कि वो जल के नीचे की लहरें से गुजरकर लक्ष्य को भेदने के बाद लौट आए। इस तरह वो पनडुब्बी की जगह बता देता है, किंतु अरब सागर में ये सीधे जाने के बजाय अलग स्तरों पर अलग अलग तापमान के अनुपात के कारण रेडियो की तरंगों को नीचे मोड़ देता है, जिससे पनडुब्बियों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोनों जहाजों के सामने मुश्किल काम था। उनकी एक ही उम्मीद थी कि वो जब अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए सतह पर आने पर दिख जाएं या ट्रांसमिशन भेजने के लिए स्नॉर्कलिंग मोड में हो, टारपिंडो चलाने से पहले पनडुब्बियों को लक्ष्य बांधना जरूरी होता है, जिससे अंतिम कार्रवाई से पहले उसे टारपिंडो की मार्गदर्शन व्यवस्था से जोड़ा जा सके। दोनों जहाज ट्रांसमिशन को टालने वाली कार्रवाई करने और विरोधी हमले करने से पहले ट्रांसमिशन को पकड़ने की आशा थी, पर हंगोर तो पहले ही स्थान पर था और पानी के नीचे बैठा अपनी ताकत बचा रहा था और एंटीना ऊपर करके सुन रहा था। ये युद्ध शुरू से पाकिस्तानी पनडुब्बी के पक्ष में तैयार लगता था। खुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जितेंद्र कुमार कार्रवाई का स्क्वाड्रन कमांडर था। जब 4 दिसंबर 1971 को उसे जहाज पर जाने का आदेश दिया गया, तब वो अपनी सीमाएं, खतराएं और चुनौतियां जानता था। उसे थोड़ी समय के लिए साथी जहाज के साथ रवाना होना था। दूसरे जहाजों की सुरक्षा करने वाले दोनों युद्धपोतों खुकड़ी और कृपान पर लगभग 600 बहादुर अफसर और नाविक थे। भारतीय मिसाइल नौकाओं के हमले के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने अपने जहाज को कराची बंदरगाह में सुरक्षित रखने के लिए वापस बुला लिया था। उनके विपरीत ये दोनों कमांडिंग ऑफिसर कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर थे। 7 दिसंबर की रात को कैप्टन कुमार अपने घर से पूरी युद्ध की वर्दी में निकला। उसकी पत्नी बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजे पर ताला लगाया। कार में बैठने से पहले उसने पत्नी को चाबी पकड़ाई। ध्यान रखना और मुझे शुभकामनाएं देना, उसने रहस्यमय आवाज में धीरे से कहा, और बच्चों से कहना मैं उनसे प्यार करता हूँ।
पति के इस असामान्य व्यवहार से वो ताज्जुब में पड़ गई और उसके हंसमुख चेहरे को गौर से देखने लगी। पर ये तुम्हारी चाबी है, मेरी चाबी मेरे पास है, और इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? ओह, हम आज ताज में साथ साथ भोजन करेंगे। अरे वाह, पर किस उपलक्ष्य में? हर सैनिक को अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे मौके का इंतजार रहता है जब वो दुश्मन का मुकाबला कर सके। हमें पूरी जिंदगी इसी की शिक्षा दी जाती है, पर कुछ चुने हुए लोगों को ही खास तौर पर चुना जाता है। प्रभु की कृपा से मुझे ये मौका मिला है, इसीलिए ये पार्टी है। उसकी पत्नी को अब चिंता होने लगी थी, पर उसने अपना संतुलन बनाए रखा। वो जानती थी कि युद्ध चल रहा है और वो अपने पति को भी जानती थी, इसीलिए विरोध नहीं किया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। बीच बीच में कैप्टन कुमार अपनी टीम के उच्च मनोबल के बारे में कोई टिप्पणी कर देता था। खाने के बाद उसने अनुरोध किया कि उसे बाहरी बांध तक छोड़ दे जहां खुकड़ी खड़ी थी। होटल में लायंस गेट तक, जो कि उस लंगर का पहला सुरक्षा चेक पॉइंट है जहां भारतीय नौसेना के युद्धपोत खड़े किए जाते हैं, जाने में मुश्किल से 5 मिनट लगे। कमांडे मार्स चेक पॉइंट पर मौजूद था क्योंकि नौसेना सावधानी की उच्चतम स्थिति में थी। उसने कार के अंदर झांका और फौरन कैप्टन कुमार को पहचान गया। एकदम पीछे हटकर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसने फुर्ती से सैल्यूट किया, फिर झुककर कमांडिंग ऑफिसर को देखा। सर, मुझे अफसोस है कि आपकी पत्नी आपके साथ जहाज तक नहीं जा सकती। पिरहाना स्टेट 1 तत्काल खतरे की स्थिति या युद्ध की चेतावनी में है। ठीक है, कैप्टन कुमार ने जवाब दिया, मेरे पास इनके लिए खास पास है। कमांडर ने उस रंगीन पर्ची को देखा जो एडमिरल के दफ्तर द्वारा दी गई थी। फिर से पीछे हटकर उसने दूसरे छोर पर खड़े गार्ड को थम्स अप का इशारा दिया। पीछे से एक लंबी सीटी बजी और बैरिकेड ने ऊपर उठाकर सफेद गाड़ी को जाने का रास्ता दे दिया। कार कड़ी सुरक्षा वाले नौसेना के गोद से बाहरी बांध तक गई जहां आईएनएस खुकड़ी अपने साथी जहाज आईएनएस कृपान के पीछे खड़ा था। जहाज के अगले हिस्से पर सजग खड़े क्वार्टर मास्टर ने जल्दी से कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी पहचान ली। उसने ड्यूटी ऑफिसर और कॉक्शन को सावधान करने के लिए साइड पंप मुंह से लगाकर 2 बार बीप की ध्वनि की। जैसे ही कार रुकी, संतुरी ने फुर्ती से कार का पिछला दरवाजा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया। कार से निकलने से पहले कैप्टन कुमार ने पत्नी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यहाँ से जाते वक्त पीछे मत देखना, इससे मैं कमजोर हो जाऊंगा। इस महान देश की सेवा करना सौभाग्य की बात है। पर वो कायल नहीं हुई। खुकड़ी पनडुब्बी विरोधी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से लेस नहीं था। वो ये बात इसीलिए जानती थी क्योंकि उसने देखा था कि उसके पति अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने जहाज की मरम्मत की स्थिति के बारे में पता करने में लगाते थे। तब भी जब वे थोड़ी देर के लिए घर आते थे, खुद को संभाल कर सहसा बटोरते हुए उसने पूछा, पर तुम्हारा जहाज तो पूरी तरह तैयार नहीं है, कहीं तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? कैप्टन कार से निकलने वाला था। बीच में ही रुककर उसने पीछे की सीट पर वापस आकर कार का दरवाजा बंद कर लिया। हवा निकले टायर को कोसने से वो ठीक नहीं हो जाएगा प्रिय, चीजें बिगड़ जाती है, हमेशा ऐसा होता है। ये एक मौका है जो तुम्हारे पास है, उसे सर्वोत्तम कर दिखाने का। हम हारे या जीते ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी ही बड़े काम करते हैं। बड़े काम वे करते हैं जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। उसकी पत्नी की मौन प्रार्थना के बीच कार तेजी से खुकड़ी के क्वार्टर डेक्स की तरफ चल दी और मुड़कर जहाज के किनारे जाकर रुकी। संतरी कार के पीछे दौड़ा और आगे आकर दरवाजा खोला। कैप्टन कुमार ने कार से उतरकर जहाज को घेर कर खड़े गार्डों का सैल्यूट स्वीकार किया। बिना पीछे देखे या अपनी पत्नी को विदा कहे वो सीढ़ी चढ़ने लगा। जब तक क्वार्टर मास्टर ने साइड पिप से नीचे नहीं किया, वो सीढ़ी के अंतिम छोर पर खड़ा रहा। सैल्यूट की स्थिति में हाथ नीचे कर वो जल्दी से दाहिने तरफ मुड़ा ताकि जाती हुई उस कार के पीछे की बत्तियों को देख सके जिसमें उसकी पत्नी थी। मन की गहराई में कहीं वो सोच रहा था कि
क्या वो फिर कभी अपनी पत्नी और बच्चों को देख पाएगा? कैप्टन सीधा ब्रिज की तरफ गया ताकि अपने कार्यकारी अफसर एक्सो से बात कर सके। एक्सो, क्या हम तैयार हैं? हाँ कैप्टन, सब आदमी ऊपर हैं, समुद्र जाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा, सीढ़ी हटाओ, सब रस्सियों को खोलकर ऊपर कर दो। हाँ सर, खोल दिया। एक्सो दाहिने पास की तरफ भागा, दोनों हाथों को एक तरफ उठाया, पहली उंगली को जहाज के आगे की तरफ और क्लीनिंग डेक अफसरों की तरफ ऊपर किया। अच्छी तरह तेल लगी मशीन की तरफ डेक और जट्टी पर मौजूद बहुत कर्मचारियों ने रस्सी को जहाजी खूंटे से खोला, जब तक जेटी पर से एक छोटे क्रेन ने सीढ़ी उठाई और उसे पक्की जमीन पर रख दिया। एक्सो ने एक करारी धीर आवाज में रिपोर्ट की, सब रस्सियां खोलकर उठा ली, सीढ़ी हटा दी सर। कैप्टन के पास वॉलंटियर ने जो सिग्नल लाकर दिया था उस पर आंखें हटाए बिना कहा, बहुत अच्छा। नौसेना में ये अनिवार्य होता है कि हर आदेश पाने वाले को उसे लागू करने से पहले दोहराना जरूरी होता है। यह शताब्दियां पहले ब्रिटिश नौसेना द्वारा शुरू किया गया था, अभ्यास ताकि कोई बात गलत ना पहुंचे। फिर कैप्टन कुमार इंजीनियर अफसर की तरफ मुड़ा जो जहाज के इंजन की स्थिति की रिपोर्ट लेकर खड़ा था। सर, हर तरह समुद्र के लिए तैयार है। बहुत अच्छा चीफ, मुझे इंजन कक्षा से जवाब जल्दी जल्दी पाने की जरूरत होगी। ने नीचे डेक पर जाने से पहले कहा। जी जी सर। कैप्टन कुमार ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ के पारवों की तरफ देखा। पोत भी पर लगे कुंड से बांधा नारियल की जटाओं को हैंडल उसकी दाहिने बाह के साथ ढीला लटका था। कैप्टन कुमार ने अपनी उंगलियों से उस हैंडल को चारों तरफ से कसकर पकड़ लिया ताकि उसके सहारे खुद को ऊपर उठाकर जहाज के आगे के हिस्से को जल्दी से देख सके। इकहरी रस्सियां ऊपर थी, सीढ़ी हट चुकी थी, किरपान जा रहा था। एक पतली स्लेटी रंग की धुएं की लकीर उसकी चिमनी से पहले से ही निकल रही थी, जिससे कम से कम उसे निकलने में मुश्किल ना हो। बंदरगाह छोड़ने के लिए सिग्नल की अनुमति है? हाँ सर। हाँ सर। सिग्नल संपर्क अधिकारी SCO ने अपने प्रमुख वॉलंटियर चीफ को देखा। जैसे इशारे पर वॉलंटियर ने ब्रिज के ऊपर संकेत यंत्र को लेकर खड़े आदमी को खड़े अंगूठे का सिग्नल दिया। मिनटों में 2 सेकंड यंत्र झंडे जो उस आदमी के हाथों में था वो तेजी से ऊपर नीचे जाने लगा। यह दिखाने वाला ट्रांसमिशन तरंग रोड में घुसने वाली जगह पर मौजूद नौसेना के दफ्तर को भेजा गया था। उसके बाद जल्दी ही SCO कैप्टन कुमार के पास वापस गया और नौसेना कमांडर का भेजा एक छोटा उदाहरण पढ़ा। SOC INC की तरफ से खुकड़ी को अनुमति दी जाती है। किरपान को अपने कमांड में रखो और पहले निर्देश अनुसार आगे बढ़ो। कैप्टन ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। अग्रभाग से सिग्नल को पकड़े रहो, सभी रस्सियों को जाने दो, किरपान को खोलकर आगे की जगह लेनी है। अगले आदेश के आने तक जहाज के नाविकों को कार्यवाही की स्थिति में रहना है। एक्सो ने स्वीकृति दी। हाँ सर, और युद्ध की कार्यवाही वाला बेपू बजाया। वही संदेश आगे किरपान को दिया गया। साथ ही उसने अपने सामने वाली जेब से सीटी निकाली और लंबी सीटी बजाई। खींचने वाले मास्टर ने जो खड़ा था ताकि जहाज के जेटी से हटाकर पीछे की ओर कर ले, जिससे जहाजों ने युक्त चालन के लिए जगह मिल सके। कुछ मिनटों के बाद वो फिर कैप्टन के सामने खड़ा था। सर, पहला स्थान कर दिया गया है, वो लाइनें हटा दी गई है, आगे का सिग्नल चालू है। किरपान से मार्गदर्शन जहाज का काम करने को कह दिया गया है। सतर्कता रख दी गई है, गहराई मापक स्थिति में है। बहुत अच्छा, कैप्टन ने स्वीकार किया। सिर ऊपर उठाकर उसने निगरानी अफसर OOW को देखा। नरम पर करारी आवाज में बोला, धीरे आगे बंदरगाह है। अब कर्णद्वार के काम की बारी थी।
पहियों को दोनों हाथ से कसकर पकड़ा और आवाज के पाइप की तरफ झुका और आदेश को दोहराया। साथ साथ निगरानी अफसर ने इंजन कक्षा के रिपीट पर दायां लीवर पीछे खींचा। इंजन रूम की टीम काम के लिए तैयार हुई। आवाज की पाइप से आदेश को स्वीकार किया और सीधे प्रेरक की गति में डाला। शुरू में जहाज आगे बढ़ा था, पर आगे वाले स्प्रिंग की वजह से रुक गया। नतीजन वो बाहें घुमा और जहाज के पीछे का हिस्सा जेटी से हट गया। जहाज की नाक जेटी को लगभग छू रही थी। अपना संयम रखते हुए और किरपान पर आंखें गड़ाए हुए उसने भी पीछे आना शुरू कर दिया था। कैप्टन अपने हाथ हिलाया। आगे का स्प्रिंग छोड़ दो, एक्सो ने दोहराया। आगे का स्प्रिंग छोड़ दो। पहले से आदेश के आने का सोचकर एक्सो ने अपना हाथ हवा में उठाया था। एक बार उन्हें हिलाकर उसे याद आया, सिर्फ एक लाइन जहाज को जेटी से जुड़े हुए थे। गलिए अफसर द्वारा अनुमति की पुष्टि के बिना एक्सो फिर एक बार कैप्टन की तरफ मुड़ा। जब लाइनें जोड़ पर है कैप्टन, जहाज चालू है। बहुत अच्छा, बंदरगाह पर रुको। दोनों इंजन को धीरे से पीछे दाहिने 15 जैसे ही जहाज ने पीछे आते हुए रफ्तार पकड़ी। निगरानी अफसर और कर्णधार दोनों ने अपने हिस्से का आदेश दोहराया। क्वार्टर मास्टर ने कहा, दोनों इंजन धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। दाहिने पहिए का 15वां चालू है सर। बहुत अच्छे। बीच में जहाजों जैसे ही बड़ा पहिया घूमकर वापस अपने बीच की स्थिति पर आया, तभी जवाब आया, दोनों इंजन धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं सर। पहिया बीचों बीच है। बंदरगाह के कक्ष से मार्गदर्शनिक अफसर HO मध्य ग्राउंड तटीय बैटरी से दूरी देख रहा था। उसने कैप्टन कुमार की तरफ देखा, फिर उसने जहाज और मध्य ग्राउंड तटीय बैटरी के बीच के फासले को कम होते देखा, पर उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वो पहले भी कई बार कैप्टन कुमार के साथ यात्रा कर चुका था। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर की क्षमताओं को जरा ज्यादा ही अच्छी तरह जानता था। उसने कैप्टन का आदेश सुना, दोनों इंजन बंद करो। जहाज फौरन धीमा हो गया, जैसे उसके ब्रेक लगा दिए गए हो। इंजन कक्ष टीम के तुरंत जवाब की प्रशंसा में वो मुस्कुरा दिया। अधिकतर हाथों से नियंत्रण करने के वजह से इंजन कक्ष के कर्मचारियों को आदेश लेने, प्राप्ति सूचना देने और आगे इंजन कक्ष तक पहुंचाना, ताकि उनका पालन कम से कम समय में किया जा सके, इसके लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाता था। कैप्टन ने अपनी कुर्सी से हटे बिना कहा, पायलट अब ये तुम्हारा है, इसे किरपान के पीछे रखना। मार्ग निर्देशक अफसर ने हामी भरी। फिर वो आगे झुका, आवाज की पाइप से घोषणा की। दोनों इंजन धीरे धीरे आगे बढ़े। इंजन कक्ष से जवाब का इंतजार किए बिना उसने जहाज को इच्छित दिशा में बढ़ाने से पहले आखिरी बार स्थिति जांची। दोनों आगे बढ़ने वाले प्रेरक पानी में साथ साथ घूमने और जहाज को आगे धकेलने लगे। बीच में ग्राउंड बैटरी वाला जो क्षेत्र कुछ ही देर पहले लग रहा था जहाज द्वारा मारा जाएगा, अब पीछे छूटने लगा था। कुछ मिनट बाद दोनों जहाज रास्ते पर थे। बम्बई बंदरगाह को छोड़कर अपने पहले शिकारी हत्यारे कार्यवाही के लिए निकल आए थे। किरपान को छोटा जहाज होते हुए भी मार्गदर्शन का काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास कार्यवाही के लिए ध्वनि यंत्र था। दो जहाजों के बीच एक ही यंत्र था जो समुद्र के नीचे छिपा ध्वनि को ढूंढ सकता था। ध्वनि यंत्र की टीम पानी के नीचे ट्रांसमिशन भेजकर सख्त निगरानी रखती थी। कर्मी दल जानता था कि ये दोस्ताना कवायद नहीं थी। एक गलती भी उनके जहाज को समुद्र तल तक पहुंचा सकती थी। जैसे कि समुद्र यात्री कहा करते थे कि डेबी जाने को लोकर में भेज सकती है। ये टीम ये भी जानती थी कि टारपीडो हमला होने पर तो बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अपने कानों पर हेडफोन चिपकाए हुए वे लगातार ध्वनि से जुड़े बड़े हरे स्क्रीन पर समुद्र की बारीक जांच करते रहते थे। टारपीडो विरोधी सबमरीन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर राणा एक अनुभवी आदमी था। वह ऐसे सैकड़ों अभ्यास कर चुका था। लौटते सिग्नल की गूंज सुनते हुए वो पानी के नीचे वाले रुकावट की प्रकृति तक जान सकता था। जहाज युद्ध की तैयारी में होने के बावजूद उसने जरूरी रक्षा जैकेट नहीं पहनी हुई थी। वो यही कहता था कि ये मेरे लड़कों को विश्वास दिलाता है। आंखें
हथौड़ी बंद रखकर वो गूंज से सुनने के लिए पर पूरा केंद्रित किए हुए था। उसी से बूते पर वो साफ का सिग्नल ब्रिज पर भेजता जा रहा था। हालांकि खतरा वास्तव में दूर नहीं था। हंगोर विकसित फ्रेंच डेफ क्लास का आधुनिक पनडुब्बी था, जटिल गैजेट्स और सेंसरों से लैस था। गहरी जहाज को जब तक उसके होने का पता चलता, उससे पहले वो अपने लक्ष्य को पकड़ सकता था। 50 मिनट की गहराई पर चलती हुई ये दोनों गड़ती जहाजों को ढूंढने के नमूने को ध्यानपूर्वक देख रही थी और उसने ये अनुभव किया कि वे एक आयताकार में पनडुब्बी विरोधी खोज कर रहे थे। उनकी हरकतों को पहले से जान सकने के कारण हंगोर ने अपनी ऐसी स्थिति बनाई जिससे वो हमला कर सके। 9 दिसंबर को 1900 बजे वो अपने टारपिंडो छोड़ने के लिए तैयार था। 1915 बजे हंगोर कमांडिंग अफसर ने युद्ध कार्यालय को सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद वो पनडुब्बी को पारदर्शी गहराई तक लाया, पर उसे जहाज नहीं दिखे। वो अंधेरी रात थी। हालांकि गड़ती जहाज पनडुब्बी के बारे में नहीं जानते थे, पर सुरक्षा उपाय के तौर पर पूरी तरह अंधेरा रखा हुआ था और इसीलिए उन्हें देख पाना मुश्किल था। हंगोर ने 50 मीटर की गहराई पर डुबकी लगाई और धुनी के सहारे पहुंचने की कोशिश की ताकि लक्ष्य तक पहुंच सके। 1957 घंटे पर उन्होंने 40 मीटर की गहराई से पहला गृहगामी टारपिंडो छोड़ा। हंगोर के कर्मचारियों ने उसे खोज लिया था। तनाव के कुछ पल बीते पर कोई विस्फोट नहीं हुआ। वो किरपान के पास से बिना फटे निकल गया। इस बीच किरपान पर लेफ्टिनेंट कमांडर राणा अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। गूंज की आवाज़ ऊंची और साफ थी। सालों की ट्रेनिंग पर अनुभव ने उसे बता दिया था कि वो क्या था। हाथ में माइक लेकर वो चिल्लाया, टारपिंडो टारपिंडो टारपिंडो। 240 डिग्री पास का क्षेत्र पर इससे पहले कि दोनों जहाज ढूंढने के नमूने को तोड़ते, टारपिंडो किरपान के पास से बिना फटे निकल गया। खुड़की उस समय किरपान के बाएं पक्ष में था। पनडुब्बी के हमले की लाइन से बचने की जगह कुमार ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उस वक्त खुड़की बाहर समुद्री मील कर रहा था। इंजन कक्ष से उसे पूरा पावर देने में थोड़ा वक्त लगा। देरी घातक साबित हुई। हंगोर ने रणनीति की दृष्टि से फायदे की स्थिति में होने की वजह से 2012 बजे दूसरा टारपिंडो छोड़ा। खुड़की उसके दायरे में था और मध्य गति से चल रहा था। वो जो मौका दे रहा था उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। टारपिंडो 5 मिनट लंबा सफर तय करने के बाद अपने लक्ष्य से शस्त्रागार पर वार किया। उसका गोला बारूद उड़कर जहाज को लगभग 2 टुकड़ा में कर दिया। खुकड़ी 2 मिनट में डूब गया। कैप्टन कुमार मजबूती से अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने सबको जहाज छोड़ने का आदेश दिया, पर खुद अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। जब खुकड़ी डूब रहा था, उसने अपनी पत्नी की कार की पिछली बत्ती की बाहरी रंग रोद से जाती दिख रही थी। वो एक बहादुर आदमी था। डर का कोई निशान नहीं था। कुर्सी की बाहों को कसकर पकड़े हुए वो बुदबुदाया, गुड बाय डियर, अब हम तो सफर करते हैं। 2019 के करीब समय पर आईएनएस खुकड़ी डूब गया। उसके साथ 18 ऑफिसर और 176 नाविक थे, पर हंगोर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि वो बहुत ज्यादा असुरक्षित स्थिति में था। उसने तीसरा टारपिंडो किरपान पर छोड़ा और गहरे पानी में भाग गया। किरपान उसे पीछे छोड़ गया था। बाद में लौटकर डूबते खुड़की के पास गया जिससे लोगों को बचाया जा सके। उसने 6 अफसर और 61 नाविक को बचा लिया जो अपनी कहानी कह सके। बचे हुए को निकालने में जो कीमती वक्त निकल गया, उसके कारण वे भागते हुए पनडुब्बी पर विरोधी हमला नहीं कर पाए। अगले 4 दिन और रात हंगोर जलस्तर के नीचे 150 प्रक्षेप और गहराइयों मापक के विरोधी हमलों से बचता रहा। किसी तरह खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा। 18 दिसंबर 1971 को वो सुरक्षित बिना किसी नुकसान के कराची बंदरगाह पहुंच गया। अपने सर्वश्रेष्ठ पनडुब्बी गाजी और कई दूसरे जहाज़ों को भारतीय नौसेना के साहसी हमले में खो देने के बाद पाकिस्तान अपनी थोड़ी इज्जत बचा पाया। तेज ने मेलरकोटला में एक पुरानी हवेली देखी। अभी ने उसको अपनी मदद से जल्दी से तैयार करवा कर नया रूप दे दिया।
जिससे सहमत अस्पताल से सीधा अपने नए घर में जा सके। हालांकि ये नया शहर श्रीनगर और उसके घर से जो शांत, स्थित, ठंडा और आसपास की सुरम्यता की तुलना में बहुत ज्यादा अलग था। तेज अपनी इकलौती औलाद की इच्छा पूरी कर सकने की वजह से खुश थी। उसने एक कदम आगे जाकर अपना कश्मीर का व्यवसाय, संपत्ति सब कुछ बेच दिया, जिससे मेलरकोटला में स्थायी रूप से रह सके। जब मीर आने वाले युद्ध में व्यस्त था, तब तेज सहमत को पुनर्जीवित करने और अपनी सेवा से स्वस्थ करने की कोशिश कर रही थी, पर तेज उसे जितना खुश करने की चेष्टा में लगी थी, सहमत उतनी ही निराश में डूबती जा रही थी। जल्दी ही वो अपने आसपास की जानकारी खोती जा रही थी और अपने कमरे की चार दीवारी में सिमटती बैठी रहती थी। तेज के लिए अपने उस बेटी को, जो कभी तितली को देखकर भी उत्तेजित होकर कूदने लगती थी, अब इस तरह अपने कमरे में बैठे रहते देखना, जीवन को उपेक्षा कर एक कोने में घुटते रहना देखकर बहुत दुख होता था। समय के साथ सहमत ने खुद को सामान्य जीवन के कामों से दूर कर लिया। उसने दृढ़ता से सरकार द्वारा देश की सेवा करने के लिए संभावित किए जाने वाले प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। उसकी जगह अकेलेपन और एकांत को अपनाया। उसके अपराध भाव ने उसे एक बुरी आदत की तरह जकड़ रखा था। उसे छोड़ने को राजी नहीं था। तेज की एक ही उम्मीद वो बच्चा था जिसे वो जल्द ही जन्म देने वाली थी, पर वो भी खुशी लाने में असफल रहा। सहमत ने एक स्वस्थ सुंदर शिशु को जन्म दिया, पर वो अच्छा महसूस कराने से कहीं दूर थी। वो खुद को उसके पिता की हत्यारा मानती थी, उसकी देखभाल करने को राजी नहीं थी। उलझन भरे अतीत से परेशान सहमत के दिमाग में अब कुछ न कुछ कुत्ता रहता था। अब वो मतिभ्रम में फंसती जा रही थी। अब्दुल का खून से लथपथ चेहरा उसे अपनी तरफ घूरता लगता था। सेना के ट्रक के नीचे कुचले जाने से होने वाली हड्डियों के चटकने की आवाज उसे पीछा करती लगती थी। वो सोने से डरती थी। बच्चे के देखभाल और मातृत्व का सुख लेने के बजाय वो उन्मादग्रस्त लगने लगी। अभी ही था जो फिर एक बार उसके बचाव के लिए आगे आया। उसने न सिर्फ बच्चे को गोद लिया बल्कि उसे दिल्ली भेज दिया। इस तरफ नवजात को सहमत से दूर कर दिया। तेज की इच्छा के विरुद्ध उसने बच्चे का नाम समर खान रखा। उसने बहस की कि मैंने बच्चे को गोद जरूर लिया है, पर मुझे उसका धर्म बदलने की कोई अधिकार नहीं है। अभी जब समर को मेलरकोटला से दिल्ली छोड़ने जा रहा था, तब उसके दिलों के 100 टुकड़े हो रहे थे। गुदगुदाते बच्चे को छाती से लगाते हुए उसने भावुकता से फुसफुसाते हुए कहा, तुम बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तुम अपनी माँ का गर्व और खुशी हो। सिर्फ इतना ही। वो अभी टूटी हुई है। समर, कभी भी उसे गलत मत समझना। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी माँ कितनी अद्भुत इंसान है। तब तक हम एक दूसरे के लिए हैं। दिन हफ्ते महीने और महीने सालों में बदल गए, पर सहमत की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उन्मादता अब शांत स्वीकृति और भयानक तटस्थता में बदल गई थी। वो किसी से चाहे अनिच्छा से मिलने पर विनम्र रहती थी, पर उसे बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था। चिंतित माँ तेज ने अब उसके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, जब तक कि एक दिन की चमत्कार नहीं हो गया। सहमत के लिए वो दिन भी किसी और दिन जैसा ही था। वो रोज की तरह अपने कमरे में अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि उसके घर के बाहर चिड़िया सामूहिक रूप से कितनी जोर से चहचहा रही थी। आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था। लग रहा था बारिश आएगी। अचानक वे चिड़िया, जो हमेशा सहमत की खिड़की के बाहर इकट्ठा हुआ करती थी, वे सब दिशाओं में उड़ गई। दो मित्रों भाव रखने वाले कुत्ते, जिन्होंने एक बार हवेली का रास्ता देख लिया तो अब परिवार का हिस्सा बन गए थे, बुरी तरह भौंक रहे थे, जैसे किसी अजनबी को भगा देना चाहते हो। एक खाना बदहोश फकीर हवेली के सामने खड़ा था। वो एक फटा हुआ काला चोंगा पहने था। उसकी दाढ़ी लंबी और उलझी हुई थी।
वो पवित्र ग्रंथों के भजन गा रहा था। सहमत का कमरा पहली मंजिल पर था। वो बेखबर सी फर्श पर बैठी थी, जबकि तेज एक कुर्सी पर बैठी उसके सिर पर मालिश कर रही थी। भजन सुनते ही सहमत की आंखें चमक उठी। वो कुछ पल सुनती रही, फिर तेज से रुकने को कहा। वो अचानक उछलकर उठी और बिजली की सी तेज से कमरे से भागी। सहमत के इस अकल्पित व्यवहार से चौंक कर डरी हुई तेज ने उसके पीछे जाने की कोशिश की। तब तक सहमत की जवान टांगे उस दरवाजे तक ले गई। तेज पूरी तरह अविश्वास से देखती रही। सहमत की भाव भंगिमा में आग्रह और आंखों में ऐसी उत्तेजना थी जिसका बयान नहीं किया जा सकता। सहमत ने थोड़ी देर के लिए रेलिंग पर हाथ रखा, फिर लकड़ी की सीढ़ियों से एक बार में दो सीढ़ियां फलंगती हुई नीचे उतरती चली गई। उसका दाहिना हाथ साथ साथ बिना किसी कोशिश के रेलिंग पर फिसलती चला गया। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर वो पल भर को रुकी, फिर मुख्य दरवाजे की तरफ झपटकर उसे खोल दिया। फिर अभी भी वही खड़ा था, जैसे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वो तूफान से अनजान था जो उसकी वजह से खान परिवार में आया था। वो उस परमात्मा की तारीफ में गाता जा रहा था। उसका चेहरा उसकी लंबी धूल भरी दाढ़ी से कुछ हद तक छिपा हुआ। उसके कपड़े फटे थे, बदन पर चोट लगी हुई थी जो हर दिन गली के बच्चों के पत्थर मारने से लगी थी। उसके दाहिने हाथ में एक छोटा सा तंबूरा था जो उंगलियों और भजन से सुर के साथ एकतान होकर बज रहा था। उसकी सुरीली आवाज में बहुत गहराई थी, इतना कि आत्मा में बिजली दौड़ा दे। उसके गीत के बोल एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया को उसके असंख्य रंगों में देखा है। उसकी शक्ल और वेशभूषा इतनी डरावनी थी कि लोग उससे दूर रहते थे। सहमत उसे कुछ पल के लिए देखती रही, फिर हवेली की सीढ़ियों पर बैठ गई। अपनी आंखें बंद करके उसने सिर दीवार पर टिका लिया और ध्यान से भजन सुनने लगी। तेज अपनी बेटी के व्यवहार में अचानक ऐसा बदलाव देखकर ताज्जुब में पड़ गई। वो दरवाजे पर खड़ी होकर उस अजनबी को देखने लगी। पल भर बाद फकीर ने गाना बंद कर दिया और औरत की तरफ अपनी नजर घुमाई। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकेंगी? उसने पूछा और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसके हथेली पर से एक डिब्बा फिसला, तभी उसका पतला हैंडल उसकी उंगलियों के किनारे में फंस गया। हाँ हाँ जरूर, अंदर आइए, तेज ने कहा और घुसने के लिए रास्ता खाली कर दिया। हालांकि वो अपने फैसले पर पूरी तरह विश्वस्त नहीं थी। अब ताज्जुब करने की बारी फकीर की थी। क्या तुम्हें भरोसा है कि मुझे अंदर आना चाहिए? हाँ जरूर, तुम निश्चित ही अच्छी आत्मा हो, क्योंकि बहुत दिन बाद ये पहली बार है कि मेरी बेटी ने किसी तरह की उत्तेजना दिखाई है। अजीब, बहुत अजीब है। पूरा गांव मुझसे नफरत करता है, मुझ पर पत्थर और गालियां फेंकते हैं, और यहाँ एक महिला है जो मुझे अपने घर में बुला रही है। क्या तुम्हें गांव के गुस्से का डर नहीं है? तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि पूरा गांव मुझे अपशकुन मानता है। तेज ने फकीर के चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान दिखी। उससे तनाव और डर महसूस हुआ। इससे पहले कि तेज जवाब देती, सहमत ने अपनी आंखें खोली और फकीर को देखा। उसके चेहरे पर आतुरता थी, जैसे अगर फकीर ने गाना जारी नहीं रखा तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। उसका हाथ उत्तेजना से खुले हुए थे और उसके शरीर का हर रंग एक नई मिली जिंदगी से भरा था। कृपया रुको नहीं, क्या आप गा सकते हैं? तेज का चेहरा खुशी से भर उठा। जब से वो भारत लौटी थी तब से ये पहली बार थी कि उसने अपने आसपास के किसी चीज में कोई रुचि दिखाई थी। वो फकीर से विनती कर रही थी कि वो गाए। फकीर ने सहमत को देखा और मुस्कुराया। उसने सावधान से आसपास सब कुछ देखा और बिना कुछ बोले वो हॉल के दूसरे छोर तक चला गया और उस दीवार के सामने रुक गया जिस पर कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी थी। उसने अपना तंबूरा और बर्तन नीचे रखा, फर्श पर बैठ गया, लेकिन अपनी पीठ दोनों औरतों की तरफ कर ली। नौकर एक ट्रे में जग भरकर पानी और 2 गिलास रख कर लाया। वो भी ये देखकर चकरा गया कि गांव से निकाला गया आदमी हवेली के अंदर आराम से बैठा था। तेज ने उसे गिलास भरकर पानी दिया। फकीर ने देखा और ले लिया, पर कुछ बोला नहीं। एक घुट में पानी पी लिया। तेज को फर्श पर बैठने का इशारा किया।
उसने वही किया जो कहा गया, पर सहमत खड़ी रही। वो बेचैनी से उसके दोबारा गाना शुरू करने का इंतजार कर रही थी। फकीर ने बोलना शुरू किया, स्त्री, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। ये जगह मंदिर बनने लायक है। तुम देखोगी, तुम्हारी बेटी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में फिर एक बार खुशियाँ आएंगी। इसका दिल करुणापूर्ण है। मन कुछ बदकिस्मत परिस्थितियों की वजह से परेशान है, पर भगवान की कृपा से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तेज उलझन में थी कि उसकी बात को गंभीरता से ले या नहीं। उसने अपने जीवन में असंख्य भविष्य वक्ताओं को देखा था। उन्होंने झूठ के बल पर धन कमाया था। उसको और उसके कपड़ों को देखकर विश्वास पैदा नहीं होता था, पर उसके मन का शक तब फौरन गायब हो गया जब फकीर ने अगला वाक्य कहा, और तब तुम अपना नाती घर ला सकोगी। तेज की आंखें ताज्जुब और उत्तेजना से चौड़ी हो गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, फकीर ने अपना तंबूरा उठाया और फिर गाना शुरू कर दिया। सहमत खुश हो गई। उसका गाना सहमत को एक ऐसी दुनिया में आने का इशारा दे रहा था जहां निस्वार्थ था और बलिदान का शासन सर्वोपरि था, जहां प्यार ने नफरत को जीत लिया था, जहां सामंजस्य सबसे बड़ा सच है और सार्वभौमिक भाईचारा एकमात्र धर्म है। सहमत पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनती रही और उसके हवेली से चले जाने के बाद भी घंटों एक ही जगह बैठी रही। वो बार बार उन पंक्तियों को गुनगुनाती रही जिसमें क्षमा की बात कही गई थी। साथ ही ये भी सोचती रही कि उसने अपने आप को माफ किया या नहीं। उस दिन के बाद से फकीर रोज आता, उसके लिए गाना गाता और फिर मेलरकोटला की भीड़ और धूल भरी गलियारों में खो जाता। उसके धार्मिक भजन सहमत के लिए जादुई खुराक का काम करते थे। हर बीते दिन के साथ वे उसके बेहतर होते जाने में मदद करते थे। अब वो ठीक से सोने लगी थी। उसका बीच बीच में हंसना तेज के दिल और हवेली को, सागौन की दीवारों को उम्मीद और खुशी से भर रही थी। अब तेज फकीर के बारे में आशंकित नहीं थी। उसने बैठक को प्रार्थना कक्ष में बदल दिया था। सहमत के ठीक होने के चमत्कार को देखकर पड़ोसी भी सुबह की प्रार्थना में आने लगे। कुछ लोग तो फकीर के शिष्य बन गए जो उसके साथ गाते हुए गलियां में घूमते थे। तेज और सहमत दोनों नियम से हर दिन दरवाजे पर इस दल का स्वागत करते थे और फिर बरामदे में चाय नाश्ता करवाते थे। हालांकि बदलाव काफी धीरे आ रहा था, पर उसका आना पता चलने लगा था। वो एक चमकती सुबह थी। सहमत के सोने वाले कमरे के खिड़की के शीशे से अंधेरे के पर्दे को काटते सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। सहमत साधन में लिप्त स्थिर बैठी थी, अपने अंदर एकाग्र लाने की कड़ी कोशिश कर रही थी। फकीर से बातचीत उसे गहराई अवसाद से निकाल लाई थी। वो अपने दुष्स्वप्न जैसी प्रतीत को पीछे डालने लगी थी। अब्दुल का चेहरा उसकी मदद से इस हद तक धुंधला गया था कि अब उसका पीछा नहीं करता था। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी थी, उसी जीवन और उसके उपहारों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उन्हें चौड़ी करने लगी, मानो गहरी नींद से जाग रही हो। बाएं दाएं देखते हुए उसने कुछ भी असामान्य नहीं लगा, पर जो देखा उससे दिल राजी नहीं हुआ। उसे अनुभव हो रहा था कि किसी ने उसकी साधना में बाधा डाली थी। वो खड़ी हो गई, कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरने लगी। उसकी आंखें असुरक्षा से चारों तरफ देखने लगी, जैसे हमलावर को ढूंढ रही हो। दाहिने हाथ से रेलिंग को पकड़कर लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते हुए आखिरी सीढ़ी तक पर कुछ देर रुकी, फिर साहस जुटाकर सामने वाले दरवाजे तक गई और खींचकर उसे खोला। सामने एक अपरिचित चेहरा था। वो चमचमाते सफेद चोंगे में था। उसका चेहरा चमक रहा था। उसके बाल पीछे की तरफ काट कर बांधे हुए थे। उसके दोनों हाथ जोड़कर छाती के आगे बंधे थे। पैर नंगे थे, पर उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। मंत्र मुग्ध सहमत ने आगंतुक का चेहरा देखा। फकीर रहस्यमय रूप से मुस्कुरा रहा था। सहमत ने एक तरफ हटकर उससे अंदर आने का रास्ता दिया, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसके पीछे चलती हुई हॉल के आखिर तक पहुंच गई, जहां वक्त के साथ फकीर के बैठने की जगह बन गई थी। जब तक फकीर मुड़ा और बैठा तब तक वो इंतजार करती रही। फिर वो उससे कुछ दूरी पर बैठ गई।
उसके चेहरे पर डर या शंका का कोई चिन्ह नहीं था और उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे अंदर से किसी के सुझाव पर उसने सन्नाटा तोड़ा। सहमत ने पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैंने पाप किया है, अपराध किए हैं, वे मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके माथे पर बहुत अधैर्य था। कुछ अच्छी अच्छी बातें किए बिना फकीर ने धीरे से शुरू किया, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुमको अपनी आत्मा के संपर्क में रहना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा शांत, शुद्ध और सूर्य की किरण की तरह असाधारण है। इसकी रोशनी बहुत तेज है, सब कुछ इसी रोशनी से आता है। ये लगभग चुंबकीय शक्ति की तरह है, जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं वो ऊर्जा स्रोत की तरह है। वो जानता है कि स्वस्थ कैसे रहना है। दर्द स्वाभाविक है, जरूरी नहीं कि ये बीमारी है जिसे ठीक करना है या कोई अव्यवस्था है जिसे बदलना है। हो सकता है कि किसी हद तक जरूरी भी हो, क्योंकि इसे सीखने के मौके खुलेंगे। मैं उस स्थिति तक कैसे पहुंच सकती हूँ? यात्रा करना अपने आप में एक बड़ा अनुभव होता है। जब तुम्हारे पास संपर्क बनाने के लिए खुला आकाश और बंजर जमीन हो, तब तुम दुनिया और उससे परे की हर चीज के बारे में सीखोगी। तुम्हारे दिल में एक मिशन था और इस तरह तुमने अपने चुने हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया। अपने लक्ष्य को पाने के बाद तुमने अच्छे बुरे के बारे में सोचना शुरू किया। फलस्वरूप जो विश्लेषण किया उसने तुम्हें निराशा में डाल दिया। प्रभु की कृपा से तुम स्वस्थ हो, प्रभु की कृपा से तुम स्वस्थ हो गई हो, पर तुम ये नहीं चाहती। अब तुम वहाँ जाना चाहती हो जहाँ जाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। क्या मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ पहुँच पाऊंगी? सहमत की आवाज उसे खुद भी मुश्किल से सुनाई दे सकती थी। वो बुदबुदा रही थी जैसे खुद से बात कर रही हो। फकीर अपने में पूरी तरह शांत था, पर इतना सतर्क था कि फुसफुसाहट भी सुन सकता था। उपनिषद कहते हैं कि जब तुम किसी बड़े कारण, किसी असाधारण योजना से प्रेरित होते हो तो तुम्हारे सारे विचार अपने बंधनों को तोड़ देते हैं। तुम्हारा मन सारी सीमाओं से परे हो जाता है। तुम्हारी चेतना हर दिशा में फैल जाती है और तुम खुद को नई, बड़ी और आश्चर्यजनक दुनिया में पाते हो। प्रमुख शक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं और प्रतिभाएं जीवंत हो जाती है और तुम अपने आप को इतने बड़े इंसान के रूप में पाती हो जैसा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने जारी रखा, खुशी का ज्ञान नाखुशी भी लाता है। भौतिक बात दुख की ओर ले जाता है, इसीलिए हमें लालच छोड़ देना चाहिए। हमें साधारण और संतुष्ट रहना चाहिए। ये कानून है और ये माया है। हर बच्चा सपने के साथ पैदा होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वो उन सपनों की ताकत अपने साथ लेकर चलता है। जब वो युवा होता है तो यौवन से इतना भरा होता है कि उसके लिए मौत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये मानना भी मुश्किल होता है। और जब बुढ़ापा आता है और शरीर घटने लगता है तब वो मौत के बारे में जानता है। हमारा विकास, हमारे घमंड, हमारा बदलाव, हमारा ऐश्वर्य, हमारी दौलत, हमारा ज्ञान, सबका एक ही अंत है, मृत्यु। शहर बनते हैं, मिट जाते हैं, राज्य बनते हैं, गिरते हैं, ग्रह टुकड़ों में बिखर जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं। सब चीज़ों की अंत मृत्यु होती है, तो पादरियों की भी होती है। राजा और भिखारियों सब एक ही किस्मत पाते हैं। हमारे आसपास का सब कुछ, ग्रह, नक्षत्र, चाँद एक निश्चित गति से घूमते हैं और उनके भाग्य में भी मरना लिखा है। फिर भी सब में जीवन से चिपके रहने की बेहद कामना होती है। हमें किसी भी तरह छोड़ना मुश्किल लगता है। यही माया है। क्या हम अपने जन्म मरण का स्थान और समय जानते हैं? क्या हम अपनी परिस्थिति चुन सकते हैं? सहमत की उसकी बातों में रुचि बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो उसकी बातें सुनते रहना चाहती थी। हाँ, हम जानते हैं कि हम जब ये काम पूरा कर लेंगे जिसे करने के लिए हमें भेजा गया था, जब वक्त पूरा हो जाता है तब हम जानते हैं कि, और फिर जब मृत्यु आती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कि इस जीवन में हम और कुछ नहीं पा सकेंगे। जब तुम्हारे आराम करने और आत्मा को पूर्ण शक्तिशाली बनने का वक्त मिल जाता है, फिर से अपने शारीरिक रूप में लौटने का मौका मिलता है, हम सही रास्ता कैसे चुन सकते हैं? मूल रूप से हर किसी का रास्ता एक ही होता है। हम सबको दानशील होना, उम्मीद दिलाना, विश्वास रखना, प्यार बांटना सीखना चाहिए। हम में से कुछ लोग दूसरों से जल्दी स्वीकार करना और सीखना कर लेते हैं। ये सिर्फ एक उम्मीद, एक विश्वास, एक प्यार नहीं होता। जो इस रास्ते पर चलते हैं वे वापस आना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि इस रास्ते पर चलने के अनेक फायदे हैं, जबकि हम बाकी सब दुनिया के सुखों में डूबे रहते हैं, इनाम और समर्थन चाहते हैं। तुम्हें अपने मन से सारे डर निकाल देना चाहिए। डर ताकत को नष्ट करता है। तुम जो करने के लिए यहाँ भेजे गए हो, डर तुम्हें वो ना करने देकर तुम्हारा दम घोंट देता है। वो तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच सकता, जबकि वही पहुँचने के लिए हमें मेहनत करनी है। कैसे? अब सहमत इतने गहरे ध्यान में थी कि मुश्किल से बुदबुदा रही थी। वो हर शब्द को लपक कर पकड़ रही थी जो शिक्षक आत्मा बोल रही थी। क्या तुमने पहाड़ देखा है? बाहर से शांत और ठोस दिखता है, पर उसके अंदर ज्वालामुखी ऊर्जा रहती है। इंसान से बाहर का देख सकता है, पर वही सच नहीं होता है। सच अंदर का भी होता है। अंत तुम्हें बहुत गहराई में जाने की जरूरत होती है। तुम्हें ज्वालामुखी को देखना है, केवल शारीरिक पक्ष को देखना, जैसे कि हम सोचते हैं। व्यक्ति की सहज स्थिति देखना ही नहीं, आध्यात्मिक स्थिति में होना सबसे ज्यादा स्वाभाविक स्थिति है। फकीर की आवाज संधी हुई थी। उसका शरीर तनाव रहित था, सिवाय उसके होठ के सब कुछ स्थिर था, शांत और स्वच्छ था। सीखना शारीरिक स्थिति में जल्दी होता है या आध्यात्मिक में? क्या कारण है कि इंसान आध्यात्मिक स्थिति में नहीं रहते, जबकि आपके अनुसार वही हमारे अस्तित्व की सहज स्थिति है? लोग आध्यात्मिक स्थिति में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे माया से आकर्षित होते हैं। वे उसी को सच मानते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें खींचने वाला सिर्फ भौतिक जगत है, जो आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंचने का माध्यम है। सहमत ने इस बात को विधि पूर्वक सोचा तो जाना कि जो कुछ उसके या उसके साथ जुड़े लोगों के साथ हुआ उनके कार्यों के कारण था। वे उसे इस स्थिति तक लाए। इसका हल उसे आध्यात्मिक जवाबों में ढूंढना पड़ेगा। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्थिर और शांत रही। वो जान गई थी कि उसे क्या करना है। पिछले कुछ सालों में उसके साथ जो हुआ उसे दोबारा देखती रही। इस बार वो निडर थी। जब वो अपने ध्यान से जागी, वो जागृत और शांत थी। फकीर कहीं भी नहीं दिख रहा था। फकीर की भविष्यवाणी फिर एक बार सच साबित हुई। अगले दिन सुबह सहमत ने अपने बेटे के बारे में पूछा। तेज खुशी से चिल्ला उठी, पास रखे फोन तक गई, जल्दी से अभी का नंबर मिलाया। अपनी उत्तेजना में उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि हवेली के पास ही पंचायत बैठी थी। गांव का मुखिया लियाकत अली गांव की मुस्लिम भीड़ को संबोधित कर रहा था। गांव के मौलवी बुजुर्ग भी उसके घर के बाहर के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे थे। वो पेड़ के आसपास की कुछ ऊंची जमीन पर खड़ा था। सालों से ये जगह पंचायत का मंच बन गई थी, जहाँ से सरपंच भीड़ को संबोधित करता था। यह फकीर हमारे धर्म को महत्वहीन और निरर्थक दिखाता है। उसके भजनों और गीतों को सुनकर मुझे ये भी भरोसा नहीं है कि वो मुसलमान है। उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और भी बड़ी चिंता पैदा करती है। वो शायद काला जादू जानता है, उसी से वो लोगों को काबू कर रहा है। मुझे डर है कि अगर हमने उसकी हरकतों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो वे हमारे लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अली कुछ देर के लिए रुका, जिससे श्रोताओं की प्रतिक्रिया देख ले। वो अच्छी तरह जानता था कि उनमें से ज्यादातर लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। मौलवी वगैरह ने अब तक रजामंदी दिखाने के लिए सिर हिलाना शुरू कर दिया था और अली से अपनी बात जारी रखने को कह रहे थे। और ये नया परिवार जो आधा हिंदू है, उस फकीर और उसके शिष्यों को बढ़ावा दे रहा है। मैं अपने बेटे सलीम और उसके दोस्तों से कह रहा था
कि उन्हें अच्छी तरह समझा दे। अगर नहीं मानते तो अपनी सुरक्षा के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। जो लोग मौजूद थे उन्होंने अली की धमकी को हल्के में नहीं लिया। उसका बेटा उस क्षेत्र का जाना पहचाना गुंडा था और वे उससे डरते थे क्योंकि उसने अपने पिता के विरोधियों को क्रूरता से खत्म किया था। अली का स्थानीय पुलिस में बहुत अच्छा रिश्ता था। यह लेन देन का समझौता था। इसके तहत पुलिस हर महीने तय पैसा लेती थी और उसके बेटे के अवैध काम को अनदेखा कर देती थी। वो जीत के भाव से मंच पर से नीचे कूदा और अपने बेटे के पास गया। उसे उसके कंधे से पकड़ा और उसे भीड़ की तरफ घुमा दिया। उसे ऐसे आगे किया जैसे अच्छी तरह जीती गई ट्रॉफी हो। मैं अपने बेटे को आदेश देता हूँ कि हमारे समाज और धर्म के फायदे के लिए चीजों पर ध्यान दे। घर जाने से पहले वो सामने के पंक्तियों में बैठे मौलवी की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। 1 घंटे बाद सलीम अपने कुछ गुंडों के साथ हवेली का दरवाजा खटखटा रहा था। मीर रिसीवर पकड़कर ध्यान से उधर से की जाने वाली एक तरफा बात सुन रहा था। उसका एकमात्र योगदान हूँ हाँ करना था जो वो बीच बीच में करता जा रहा था। फिर भी उसके चेहरे से साफ था कि वो किसी बहुत गंभीर मुद्दे में उलझा था। दोनों तरफ से एक लंबे विराम और चुप्पी के बाद मीर ने बातचीत खत्म होने से पहले एक धीरे और स्पष्ट स्वर में कहा, उन सबको पकड़ लो, जल्दी से इसकी पुष्टि करो। जी सर, छोटा सा जवाब आया। रिसीवर वापस रखकर उसने अपने सहायक को बुलाया। मैं अभी मलेरकोटला जाना चाहता हूँ। सहायक पुराना आदमी था, मीर के साथ 1 दशक से काम कर रहा था। वो अपने बॉस के मन को स्पष्ट जानता था। वो मीर के शब्दों का महत्व समझ गया था। मलेरकोटला खास था और क्या था ये वो जानता था। सिर हिलाकर वो अपने कमरे का एकांत में गया और मेज पर रखे यंत्रों से काम शुरू कर दिया। उसने कुछ नंबर मिलाए और कुशलता से घटनाओं की कड़ियां मिलाई जो बाद में खुलने वाली थी। उसने अपने बॉस की ओर से अलग अलग रैंकों और प्रोफाइल वाले अफसर बुलवाए। वो अच्छी तरह जानता था कि किसकी और किस वजह से जरूरत पड़ने वाली थी। मिनटों बाद वो वापस मीर के कमरे में था। सर, वायुसेना आपको 2 घंटे की पूर्व सूचना पर आवश्यक उड़ान मुहैया करवा देगी। मैंने आपके जाने के समय से 2 घंटे बाद यानी 1500 बजे का तय किया है। बॉस की प्रतिक्रिया सुने बिना उसने बोलना जारी रखा। उस जगह हमारे डिवीजन के प्रमुख आपके लिए मौजूद रहेंगे। मैंने उस क्षेत्र के पुलिस चीफ से भी वहां पहुंचने के लिए कह दिया है। एसीपी भी वहां उपस्थित रहेगा। हालांकि वो उलझन में लग रहा था और पहले से एजेंडे के बारे में जानना चाहता था। एक खास टीम को भी भेजा जा रहा है जो निश्चित जगह पर रेड मारेगी। धन्यवाद। मीर का जवाब छोटा और रूखा था। कोई ये नहीं कह सकता था वो उसके लिए किए हुए काम से खुश था या नहीं। कुछ घंटे बाद मीर का हेलीकॉप्टर काम चलाओ हेलीपैड से उतरने से पहले मलेरकोटला की बाहरी हिस्सों पर चक्कर लगा रहा था। मीर उसके घूमते हुए पंखों से उड़ती धूल से बचने के लिए अपनी आंखें ढककर बाहर निकला। जैसे कि वो रोटर ब्लेडों की पहुंच से दूर हुआ, हेलीकॉप्टर उसे और उसके 2 डिप्टियों को घबराए हुए खड़े अफसरों के साथ छोड़कर चला गया। जो लोग उसका स्वागत करने के लिए आए हुए थे उनमें से अधिकांश ने कभी इतने पास से हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। मीर की आधिकारिक हैसियत से अचंभित और एक अज्ञात डर से जड़े हुए वे जब उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तो कांप रहे थे। आसपास में थोड़ी हंसी दिल लगी के बाद मीर एक सफेद कार में बैठा जिसके हुंड पर लाल बत्ती लगी थी। एक पायलट जीप आगे थी जिसके 7 कारों की कतार के सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड थे। एक चीखती हुई सायरन की अगुवाई में वाहन तेजी से आगे बढ़ गए। पीछे भौचक्के किसान और धूल की लकीर छूट गई। आधा घंटे बाद मीर अफसरों के दल के सामने बैठा था जो अब भी उसके आने के पीछे कारण को समझ नहीं पा रहे थे। वो एक सख्त चेहरे से उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। मीर के सबसे करीब पदानुक्रम में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी बैठा था। वो एक कलम और खुले कागजों का पुलिंदा लिए बैठा था जैसे कोई स्टेनो डिक्टेशन लेने के लिए तैयार बैठा हो। बाकी सब जो उसके सामने बैठे थे उनके चेहरे भाव शून्य थे। वो एक दूसरे की तरफ किसी संकेत की तलाश में ताक रहे थे। क्या आपको इस क्षेत्र की प्रभारी है? मीर के पहले 2 टूक सवाल ने पुलिस अफसर को ताज्जुब में डाल दिया।
हाँ सर, मेरा नाम संजय नरूला है। मैं यहाँ का एसीपी हूँ। मुझे सब इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन के बारे में बताओ। मीर की आवाज़ में गुस्सा था जिसे समझने में कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति को भूल नहीं हुई। एसीपी की बोलती बंद हो गई। वो थोड़ी देर के लिए हकलाया। वो सोच रहा था मुनव्वर ने ऐसा क्या कर दिया जिससे दिल्ली के बड़े दफ्तरों में इस हद तक हलचल मच गई। वह अंदर से डर गया क्योंकि उसने भी सब इंस्पेक्टर के गलत कामों की बदौलत दौलत जमा की थी। सर, वो एक मामूली सब इंस्पेक्टर है, सिर्फ अपना काम करता है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखता है। दरअसल गांव वाले उसे खुश हैं और आम तौर पर उसके रोजमर्रा के काम से संतुष्ट है। क्या तुमने कभी गांव वालों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की है? वो फिर सकपका गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि मुनव्वर ने जरूर कोई बड़ी गलती की है जो उसे भी परेशानी में डाल सकती थी। उसके छठी इंद्रियां उसे बता रही थी साफ बात करके अपनी जान बचा ले। नहीं सर, मैंने नहीं की, पर मैं नियमित रूप से रिकॉर्ड देखता हूँ। उससे पता चलता है कि अपराधों की संख्या बड़ी नहीं है। अपराधों का ग्राफ कैसे बढ़ेगा जब कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई लॉगबुक, ना कोई रजिस्टर, कुछ भी नहीं। सर, मेरा मतलब चेक करूँगा और बताऊँगा। चेक करोगे क्या? कब? आप बाहर इंतजार करें, मैं जल्दी ही आपको बुलाऊंगा, मीर ने रुखाई से कहा। जब उसने एसीपी को कमरे से रफा दफा किया तब उसकी आंखों में गुस्सा था। जी सर। एसीपी जल्दी से खड़ा हुआ और उसे सलाम करने के बाद निकल गया। वो परेशान था, जल्दी से मुनव्वर से बात करना और तथ्यों की जानना चाहता था और साथ ही अपने बचाव की तैयारी भी करना चाहता था। वो गलियारे में ऊपर से नीचे चक्कर लगाता हुआ पागल हुआ जा रहा था। तभी सारे अफसरों को कमरे से जल्दी बाहर आते देखा। मीर के साथ सिर्फ डीसी अंदर था। दोनों 10 मिनट तक साथ रहे, फिर बाहर गए। वे सीधे अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ गए। मीर ने एसीपी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इंतजार करते हुए अफसर भी अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। गाड़ियों की कतार मेलरकोटला के लिए चल दी। डीसी आगे हो गया था। अकेला गाड़ी में बैठा, कानों पर वॉकी टॉकी लगाए वो आदेश देता जा रहा था जब तक कि गाड़ियां मेलरकोटला की पुलिस चौकी के बाहर नहीं रुक गई। चौकी खंडर सी दिख रही थी और एक पुराने तवेले जैसी लग रही थी। अंदर के अहाते में 2 गाय, 3 भैंसें बंधी थी। वो खुशी खुशी जंगली घास और भूसा चर रही थी। चौकी के बाहर का बोर्ड उल्टा लटका हुआ था। फटाक के बाईं तरफ दर्जनों जंग हाई साइकिलें एक के ऊपर एक ऐसी पहाड़ थी जैसे इकट्ठा किए कबाड़ का पहाड़ हो। एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ चारपाइयां बेतरतीब फैली थी और पेड़ के चारों तरफ सूखे पत्तों का ढेर था। उसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि चौकी के अंदर कोई होगा। अंदर का दृश्य भी कुछ बेहतर नहीं था। सब इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन गहरी नींद में सो रहा था, इस बात से अनजान कि आगे क्या परेशानी आने वाली है। एक खाली शराब की बोतल उसके सामने पड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, मुंह थोड़ा खुला था। पान के दाग वाले होठों के बीच से छनकर खराटे की आवाज आ रही थी। उसकी कमीज के बटन खुले हुए थे और वो उसके नंगे पेट के दोनों तरफ लटक रहे थे, जो उसके ऊंचे खराटों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसके जूते के पास ही उल्टे पड़े थे। मेज पर अनगिनत फाइलें पड़ी थी। एक भारी पेपर वेट की तरह उसकी पैर उन पर टिके थे। ड्यूटी पर जो कांस्टेबल था वो भी खतरे का संकेत देने और स्थिति में नहीं था। अपने हिस्से की स्थानीय शराब खत्म कर लेने के बाद वो भी गहरी नींद में सो रहा था। उसका सिर रजिस्टर पर टिका था। एक खाली गिलास और एक टूटी बोतल फर्श पर पड़े थे। मेज के नीचे कचरा का टुकड़ा बिखरे हुए थे। उसकी पतलून पर शराब की गोल धब्बे थे। उसकी पेटी का बॉकलेस खुला हुआ था और निरुद्देश लटक रहा था और उसकी तोत के साथ मिलकर ऐसा हिल रहा था जैसे पेंडुलम हो। पहले मीर घुसा, बाद में बाकी अफसर। ऐसे भी सबसे बाद में अंदर घुसा और बुरी तरह निराश होकर मुनव्वर हुसैन को गाली देता रहा। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था और वो ये अच्छी तरह जान गया था। टूटे फूटे दिखते पूरे कमरे में फाइलें, गंदे प्याले और बर्तन फैले पड़े थे। हर दीवार पर मकड़ी के जाल थे। लॉकअप के दरवाजे खुले थे। पतले तार पर गंदे कपड़े उल्टे सीधे लटक रहे थे।
कोई संतरी दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर लगे बोर्ड पर ड्यूटी पर 6 का निशाना लगा था। मीर ने चारों तरफ देखा, फिर कांस्टेबल की मेज पर पड़ी हाजिरी रजिस्टर की तरफ गया। उससे दोहरा करके कांस्टेबल तकिए की तरह लगाया था। मीर ने उसे निकाल दिया। तब कांस्टेबल का सिर ऊपर उठा और जोर से मेज पर गिरा। लकड़ी की मेज पर जोर से धड़ाम की आवाज हुई, पर वो कांस्टेबल को जगा नहीं पाई। मीर ने रजिस्टर के पन्ने पलटे, फिर एसीपी की तरफ मुड़ा और रजिस्टर उस पर फेंक दिया। उसने छलांग मारकर उड़ते पन्ने वाले रजिस्टर को लपक लिया। उसे हाथ में पकड़कर खोलकर देखा, वो खाली था। उसमें 1 महीने से ज्यादा वक्त से कुछ लिखा नहीं गया था। उसने झिझकती हुई मीर की तरफ देखा, समझ नहीं पा रहा था कि किधर देखे। वो सिर्फ इतना कह पाया, सर मुझे अफसोस है। अफसोस किस लिए? क्या इसलिए कि तुम इस जैसे आदमी की मदद से अपनी तिजोरी भर रहे थे, या इसलिए कि तुम कानून के नाम पर उसे गुनाह करवा रहे थे और लोगों को आतंकित कर रहे थे? इन लोगों को गिरफ्तार करो और इस चौकी पर सही लोगों को लगाओ। इस पुलिस स्टेशन की इस हालत में तस्वीर लो और उन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट लिखो। कल सुबह पहला काम ये करो कि उसे अपने मुख्यालय में भेजो। एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजो। मीर ने गरज कर कहा, जिससे एसीपी की रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। जी सर, कमजोर सा जवाब आया। एसीपी एक बर्फ में जमी मछली की तरह रजिस्टर को घूरता रहा। उसके सारे पन्ने खाली, पर वो खुद को नौकरी से निकाले जाने के आदेश गहरी स्याही से लिखे देख पा रहा था। एक आते हुए वाहन की आवाज सुनकर मीर चौकी से बाहर निकला। सादे कपड़े में एक अफसर कार में से कूदा और सावधान मुद्रा में उसके सामने खड़ा हो गया। सर, सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके साथ वो पिता पुत्र भी। सबसे पूछताछ की जा रही है। छापे के फलस्वरूप नकली शराब, हथियार, गोला बारूद वगैरह मिले। हवेली में अंदर नुकसान हुआ है, उसकी काफी बुरी हालत है। मिसेस तेज घायल है, पर स्थिति स्थिर है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और डॉक्टरी इलाज चल रहा है। मिसेस सहमत खान का बचना एक चमत्कार था। वे इस वक्त अपनी मां के साथ है। अच्छी तरह रिहर्सल किए गए संवाद की तरह अपनी बात बताकर अफसर मीर के प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। मीर ने सहमत के ठीक होने की बात सुनकर पल भर को राहत की सांस ली। मिसेस तेज का हाल क्या है? हाल कितनी गंभीर है? सर, डॉक्टर जांच कर रहे हैं। कोई गंभीर चोट नहीं है, पर हो सकता है कि उन्हें खास ध्यान रखने के लिए किसी बेहतर अस्पताल में ले जाना पड़े। सहमत पर इस सब का क्या असर पड़ा? क्या वो ठीक है? वो हमले से कैसे बच गई? मीर का गुस्सा से भरा तनावग्रस्त चेहरा थोड़ा नरम पड़ रहा था। अफसर ने जारी रखते हुए बताया, वो एक चमत्कार था सर। मैंने सुना है उसी वक्त एक संत अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचा। उन सब ने हवेली के अंदर उन हमलावरों का मुकाबला किया। जब मिसेस तेज खान सीढ़ी पर खड़े उन गुंडों को हवेली की संपत्ति मनमाने ढंग से नष्ट करते देख रही थी, तब ये भला आदमी सहमत खान और हमला करने वालों के बीच में दृढ़ता से खड़ा रहा। उसने उन्हें सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने दिया। मिसेस सहमत खान पहली मंजिल के अपने कमरे में दरवाजा बंद करके ध्यान मग्न थी। मुझे लगता है कि उन्होंने शोरगुल भी नहीं सुना होगा। बाद में गुंडों द्वारा किए गए नुकसान के बारे में सुनकर वे शांत रही। वास्तव में अस्पताल में उन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। डॉक्टरों और नर्सों को वे आदेश दे रही है। वे पूरी तरह निडर और संयमित थे। धन्यवाद, कृपया हमें अस्पताल ले चले। मीर अब पूरी तरह तनाव रहित लग रहा था। उसके चेहरे पर राहत और खुशी का भाव था। अफसर आगे वाले सीट पर उछलकर बैठ गया और वही किया जो कहा गया था। मीर के पीछे बाकी गाड़ियों की कतार अब एक नए ठिकाने के लिए दौड़ पड़ी। पीछे दर्शकों की भीड़ बच गई जो थाने के बाहर इकट्ठी हो गई थी। मुनव्वर हुसैन और उसके सहायक को हथकड़ी लगाकर खड़ी हुई देखकर गाड़ी में धकेलकर बैठाते देख उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। तेजी से जाती हुई गाड़ी की धूल भी बैठ गई, पर भीड़ तब भी वहीं खड़ा था। मुनव्वर हुसैन के गिरफ्तारी की सच्चाई पर विश्वास करने में उन्हें वक्त लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी दूर से खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था। वो लियाकत अली और उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश में बार बार नाकामयाब होता रहा था।
हालांकि उन गुंडों ने उसकी जमीन का टुकड़ा हथिया लिया था और उसके पत्नी और बेटे को निर्दयता से मार दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुनव्वर की गिरफ्तारी ने उसे नई जिंदगी दे दी थी। उसने अपना हाथ बेत की एक तरफ रखा और ताली बजाने लगा। उसके कमजोर हाथ मुश्किल से जुड़ पा रहे थे, पर उसके चेहरे ने वातावरण में बिजली भर दी। जल्दी ही दर्शक भी साथ मिल गए और एक साथ ताली बजाने लगे। बादल मानो सही समय का इंतजार कर रहे थे, अब गड़गड़ा कर बरसने लगे। अब तक गांव वाले बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे। तालियां एक गर्जना में बदल गई और गर्जना बिना तैयारी के नित्य में। लगातार चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों के साथ उनके आंसू मिल गए थे। बादल की गर्जना उनकी जोशीले खुशी की आवाज से टक्कर नहीं ले पा रही थी। वे खुशी और राहत के मिले-जुले भाव से रो रहे थे। बारिश में भी नाच चलता रहा। सैकड़ों पर उन्मुक्त से कूदकर सीधे स्वर्ग से आते पानी में छपाक मार रहे थे। सिर्फ एक आदमी उदास और निराश दिख रहा था। शर्म से सिर नीचा किए हुए एसीपी भीड़ के पास से चलता हुआ दूर विलीन हो गया। भीड़ से दूर पेड़ के नीचे फकीर अकेला खड़ा था। उसका चेहरा भाव शून्य था, उसकी आंखें बंद थी, पर उसका हाथ तंबूरे का एक अनाम धुन बजा रहा था। वो बार बार कह रहा था, यह सब सहमत की वजह से हुआ है, जाओ उसका धन्यवाद करो। उसके शब्द भीड़ तक नहीं पहुँचे, जो अधिकाधिक उन्मुक्त और भावुक होती जा रही थी। पर अब गांव वालों ने सच को पकड़ने में वक्त नहीं लगाया। वे जान गए सहमत उनकी रक्षक थी। वो स्वर्ग से उनके जीवन को आतंक से छुटकारा दिलवाने के लिए आई थी। उसे मेलरकोटला की रानी होना था। गौरव गई और उनकी पत्नी अंजलि को गिरफ्तारी के फौरन बाद पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया। जनरल सईद ने कोर्ट मार्शल का सामना करने के बजाय खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपनी हवेली के भीतर अपने सिर में गोली मार ली। सरफराज खान कई महीने लापता रहा। बाद में लाहौर के पास की एक नहर में उसकी लाश मिली। तेजस्वरी खान तेज अपनी बेटी के मरने के कुछ साल बाद खुद भी मर गई। उन्हें उनकी प्यारी बेटी सहमत खान के पास ही दफनाया गया। समर खान ने वक्त से पहले भारतीय सेना छोड़ दी और एनजीओ के लिए काम करने लगा, जो शोषित और वंचितों के विकास और समग्र उन्नति पर फोकस करता था, खासकर मेलरकोटला के आसपास। अभिनव उर्फ अभी ने शादी नहीं की और वो सहमत खान के सपने पूरे करने में अपने दत्तक पुत्र समर खान की सहायता कर रहा है।